हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए जो सेट लेकर आई हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आज जो मैं सेट लाई हूँ ये 2019 का सीटेट का पेपर 1 है, जो कि पेपर पूछा गया था। ठीक है, और पूरा हुबहू सेट मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ, तो आपके साथ डिस्कस करा देती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं सीटेट के पेपर में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि जिसे भी मेरी चैनल की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए चैनल को, ताकि आगे की अपडेट भी आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण या एकीकृत शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा जो होता है ना, ये पॉजिटिव वर्ड है। तो समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, सबको इंक्लूड करा के जो भी समग्र रूप से जो शिक्षा दी जाती है वो समावेशी शिक्षा में आती है। तो समावेशी शिक्षा राइट आंसर है। ठीक है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, ये किस में आएगा? ये आएगा समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा ही सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देती है। ठीक है, शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। वह विद्यालयों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो सबसे पहले आपको जो गलत लग रहे हैं ना वो पॉइंट आप देख लो। जैसे ये चौथा पॉइंट, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तुलना करना गलत होता है। एक टीचर कभी भी दो बच्चों के बीच तुलना नहीं कर सकता। ठीक है, वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, ये भी गलत हो जाएगा। भाई सभी बराबर हैं, चाहे वो कोई भी संस्कृति हो, कोई भी समुदाय हो, सभी बच्चे बराबर हैं। किसी विशेष संस्कृति या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट क्या है? वह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं। ठीक है, ये होगा राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, वे विविध गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो वही मेरा जो मैंने बताया आपको, जो गलत लग रहा है उन्हें पहले आउट कर दीजिए। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। केवल तथ्य को याद करना ही प्रभावी रूप से सीखना नहीं होता। श्यामपट्ट पर देखकर अध्यापक ने जो लिखा है उसकी नकल कर रहा है, उससे क्या सीख रहे भाई? नकल करना। ठीक है, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, ये भी गलत है। बच्चों पर नियंत्रण नहीं रखना है। वे विविध गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तभी बच्चा प्रभावी रूप से सीखेगा। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए या पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ये तो निगेटिव वर्ड हो गया। अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी गलत है। पूछने से रोक देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो क्या? पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम जटिल होता है? ठीक है, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कंठस्थीकरण लिखा है ना, ये जो है निगेटिव वर्ड है। ठीक है, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास ये तो मतलब सही है बिल्कुल। तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता क्योंकि नहीं पूछा है। निर्देश एवं संचालन भी सही है। अन्वेषण मतलब खोज करना और क्रिया करना, ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा? कंठस्थ करना और स्मरण करना, ये गलत हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के लिए मिलाना है? ठीक है, मिलान करना है इसमें। प्रतिभाशाली बच्चे, अधिगम अशक्तता, सृजनात्मक, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। और यहाँ ये विशेषताएं लिखी हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रतिभाशाली बच्चे की क्या विशेषता होती है। तो यहाँ पे हम विशेषताएं पढ़ते हैं। धारा प्रवाह पढ़ने में कमी,
मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है, आसानी से विचलित होने की आदत है, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। ये तो प्रतिभाशाली बच्चे की योग्यता है ना। प्रतिभाशाली बच्चे की क्या योग्यता होती है? शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है। तो ये तो कन्फर्म है कि पहले का क्या होगा? डी होगा। पहले का डी होगा। तो पहले का डी किस में है? पहले में भी है, दूसरे में भी, तीसरे में नहीं है, तो तीसरा पहले हटा दो, मतलब कि तीसरा तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा, अधिगम अशक्तता। अधिगम अशक्तता मतलब क्या होता है? लर्निंग डिसेबिलिटी होती है ना। तो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है, यही पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग एबिलिटी का ही तो एग्जांपल दे रहा है ये। धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अशक्तता है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा ए। तो दूसरे का ए दिया है पहले वाले में, लेकिन दूसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियों बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली बात तो हम जो निगेटिव पॉइंट्स हैं उनको अलग करेंगे। प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, ये गलत है। क्यों? गलतियां नहीं हो सकती क्या बच्चे से? तो एक गलती हो जाने पर बच्चों को लापरवाह कह देना, ये गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, ये भी गलत हो जाएगा। महत्वहीन तो नहीं है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गलतियां होना नॉर्मल सी बात है और बहुत महत्व भी रखती हैं। अगर बच्चा कुछ नया सीखेगा तो गलती होना स्वाभाविक है ना। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। सेकंड वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। क्या है अधिगम? एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या करते हैं? तब विद्यार्थियों को ये लगता है कि शिक्षक तो जान ही चुका है हमारी योग्यताओं के बारे में, तो क्या वो सीखना बंद कर देते हैं? ऐसा तो होता नहीं है। का उत्साह भंग हो जाता है तथा दबाव में आ जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, है ना। जब एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करें, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देना, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना, यही है राइट आंसर हमारा। हमें चौथा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, समझ में आगे राइट आंसर क्या है। तब भी पढ़ लेते हैं। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, ये भी गलत है। लिखकर क्या करना है भाई? लिखने से क्या हो जाएगा? समस्या का समाधान हो जाएगा। क्वेश्चन है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की 100 पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? वह कौन सी विधि है जिसमें बच्चे खुद से पहल करते हैं, वह प्रयास करते हैं? वो कौन सी विधि है? वो विधि है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। चौथा क्वेश्चन है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। ठीक है,
लिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? कल भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था इसको कि प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है। प्राथमिक समाजीकरण बच्चे का कहाँ पर होता है? परिवार में, है ना। जब बच्चा जन्म लेता है तो प्रथम बार किसके संपर्क में आता है? परिवार के संपर्क में आता है, तभी तो उसका समाजीकरण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। 17 है, जेंडर क्या है? जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, या एक जैविक संरचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर एक सामाजिक संरचना है, यानी कि जेंडर जैसे शब्द समाज के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है? संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। सब कुछ किसमें आ रहा है? विकास के व्यापक आयाम है, तो यह है ऑप्शन नंबर चौथा। राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, और शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, सामाजिक और संवेगात्मक विकास। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। 19th क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। सेकेंड है, बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होता है। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है ना। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, या एक सामाजिक गतिविधि है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, सही बताना है आप लोगों को। और कभी कभी ना गलत और सही में भी आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो, काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं इस चक्कर में। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए सक्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा तो निर्धारित होती नहीं है कि बच्चे कितना सीखेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित, ये भी नहीं है। दंडित करना, ये क्या होता है? बच्चों के अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है, ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है। तो चालक विकास का क्रम क्या है? क्या होता है चालक विकास का क्रम? चालक विकास का क्रम होता है स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास। ऑप्शन नंबर सेकेंड। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जो अवस्था वयस्कों की संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। फोर्थ हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, जो बच्चे अपने आप में करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं?
उन्हें लेव वायगॉत्स्की की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। ठीक है। 28th क्वेश्चन है खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? प्रदर्शित करता है जेंडर रूढ़िवादिता। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। जो भी अनुभव ला रही है बच्चे, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें शामिल करना चाहिए तथा उनका संचय करना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर 3rd हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? वो किस समझ के अंतर्गत आता है? वो आता है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2nd सही। तो आपने देख लिया, इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जामों में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।